स्वागत है +2 क्लास की इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर अपने सेकंड यूनिट का या सेकंड बुक का बोल सकते हैं, जो कि है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो बना है मैक्रो से, और मैक्रो वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज है, उसके अंदर एक वर्ड है मैक्रोस, और इसका मतलब होता है लार्ज। और लार्ज का मीनिंग आप सबको पता होगा, बड़ा या व्यापक जिसे हम बोल सकते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स छोटा। इसके अंदर हम बात करते हैं किसी एक इकाई की आर्थिक क्रियाओं की। इकाई कुछ भी हो सकती है, एक घर हो सकता है, एक दुकान, एक फर्म, एक उद्योग, तो हम केवल उसी की बात करेंगे। एक वस्तु भी हो सकती है, तो उसके जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनकी बात करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसको हम इसीलिए कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि हम कीमत की ज्यादा बात होती है इसके अंदर। मांग, उत्पादन, कीमत, सब कुछ ले देकर कीमत के ऊपर आता है। इसके अंदर हम एक अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ी बातें होती है, जैसे राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय उत्पादन कितना है, रोजगार, बेरोजगारी, सकल उत्पाद, ऐसी सारी बातें जो सारे देश को प्रभावित करती है, किसी एक उद्योग को प्रभावित नहीं करती। तो जो अपने पुराने अर्थशास्त्री हुए हैं, जो बहुत पहले हुए हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, माथल्स या रिकार्डो, इन सब ने अर्थशास्त्र को हमेशा ही व्यापक रूप में देखा है, समष्टि रूप में देखा है। लेकिन उसके बाद में कुछ अर्थशास्त्री आए, जैसे कि मार्शल। उन्होंने क्या शुरू किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को ज्यादा महत्व देना शुरू किया। कब तक? 1930 तक। 1929 के अंदर, 929 के अंदर द ग्रेट डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं, विश्व महामंदी आई, शुरू हुई थी 1929 के अंदर। वो 1930, 31, 2 या 3 साल तक रही। आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन भी आया होगा कि ये विश्व महामंदी का वर्ष कौन सा था। तो 1929 भी ठीक है, 1930 भी ठीक है, क्योंकि ये 1929 के लास्ट में शुरू हुई थी, कोई अक्टूबर के बाद, और 1930 तक चली थी। 1930 सारा वर्ष रहा मंदी का। अमेरिका से ये शुरू हुई थी। इसको विश्व महामंदी या द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। रोजगार खत्म हो गए थे, आमदनी कम हो गई थी, जो ब्याज की दरें हैं वो कम हो गई थी, चीजें बिकना कम हो गई थी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हम इसको महामंदी बोलते हैं। 1930 के अंदर ये था विश्व महामंदी का वर्ष। The general theory of employment, interest and money. General theory of employment, interest and money, ये एक बुक का नाम है जो पब्लिश हुई थी 1930 के अंदर। 1930 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई थी। केन्स थे एक अर्थशास्त्री,
उनका पूरा नाम है J.M. केन्ज। सॉरी, ये बुक पब्लिश हुई थी 1936 के अंदर, 1936 के अंदर। मिस्टर J.M. केन्ज है इनका नाम। तो 1929 या 30 की जो महामंदी आई थी, विश्व महामंदी आई थी, उसके बाद इस बुक के अंदर द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, क्योंकि जब कोई महामंदी आती है तो उसके कारणों का पता किया जाता है कि क्या रीजन रहे कि एकदम सारी मार्केट धराशायी हो गई, इतनी मंदी क्यों आई। तो उनमें से एक मिस्टर J.M. केन्स थे, एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि इसके क्या कारण रही हैं। इन्होंने बल दिया समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर, महत्व दिया और बताया कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो बहुत जरूरी है, पढ़ना समझना और उसके उपयोग भी। तब से समष्टि अर्थशास्त्र को महत्व दिया जाने लगा। तो ये बुक का नाम 1936 में पब्लिश हुई थी, ये बुक है, और ये अर्थशास्त्री है। इनके बारे में हम आगे भी बहुत पढ़ेंगे, काफी टूल्स हैं, काफी थ्योरीज इन्होंने दी है जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र है, वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कौन कौन से सिद्धांत वहां पर लागू होते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के ऊपर अपना एक पूरा चैप्टर आएगा। तो नेशनल इनकम आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या होती है। किसी देश के अंदर जो कुल उत्पादन होता है सभी वस्तुओं का, सभी सेवाओं का, ये आप जानते होंगे कि वस्तु और सेवा में क्या अंतर है। तो वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है, उस उत्पादन का जो मूल्य है उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती है, कुछ जोड़नी पड़ती है, कुछ घटानी पड़ती है, जैसे कि पेंशन है, छात्रवृत्तियां हैं, ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती। ओके, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसके कौन कौन से तत्व है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, सोशल ऑडिट कौन से होते हैं, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। दूसरा है रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम रोजगार के बारे में पढ़ते हैं कि रोजगार क्या है, किन बातों पर रोजगार निर्भर करता है। अगर आपकी जो उत्पादन बढ़ता है, कुल उत्पादन बढ़ता है, इनका रोजगार के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मुद्रा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा कहते हैं हम पैसे को, रुपए को, या जिस देश में जो करेंसी चलती है उसे ही मुद्रा कहते हैं। वो वस्तु जिसको हम देकर कुछ भी खरीद सकें या कुछ प्राप्त कर सकें, उसके विनिमय के साथ, उसे मुद्रा कहा जाता है। तो मुद्रा कितनी छापनी है, किसी देश में कितनी मुद्रा है, कितनी जरूरत है, कितनी छपती है, तो ये सब बातें, और कौन उसको हैंडल करता है, कौन उसको छाप सकता है, किसके, कौन इसका निर्धारण करता है कि कितनी मुद्रा छापनी है, और सबके क्या क्या रोल्स है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसका भी एक चैप्टर, जितनी भी सारी चीजें लिखी हुई है लगभग हर एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इसके अंदर हम बात करते हैं कि किसी वस्तु की जो कीमत है देश के अंदर, किसी वस्तु की भी छोड़ के बात की जाती है रिटेल प्राइस इंडेक्स की, होलसेल प्राइस इंडेक्स की मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इसे हम बोलते हैं। इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में, मुद्रास्फीति बोलते हैं, मुद्रा अपस्फीति भी होती है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि जो महंगाई होती है उस
इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। मुद्रा की जो वस्तुओं की कुल मिलाकर एक जनरल प्राइस लेवल है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। व्यष्टि में हम क्या करते हैं, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है, सभी वस्तुओं की अब जब आपने कई बार सुना हो कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, तो उसमें किसी एक वस्तु की महंगाई नहीं बढ़ती है, काफी वस्तुओं का समूह होता है जिनकी कुल मिलाकर जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो ये हम इसके अंदर पढ़ते हैं सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके अंदर आर्थिक विकास हम कब बोलते हैं, जब हर एक व्यक्ति की जो आमदनी है वो बढ़ जाए, रियल इनकम बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारी आमदनी है 100 रुपए और हमारी आमदनी बढ़ गई, बढ़कर 110 हो गई, लेकिन महंगाई इससे भी ज्यादा बढ़ गई। जो वस्तु पहले 100 रुपए की आती थी वो 120 रुपए की आती है। अब कहने को तो हम कहेंगे कि हमारी इनकम आय आमदनी बढ़ गई है, लेकिन असल में क्या हुआ है, वो बढ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु खरीदने के लिए अब अपने को 120 रुपए देने पड़ेंगे, हमारे पास अब भी कमी है। सही मायनों में या वास्तविक आय जिसे बोलते हैं, जब इस बढ़ोतरी से ज्यादा हमारी आमदनी बढ़ जाए। तो ऐसी बातों का हम अध्ययन करते हैं आर्थिक विकास का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है, ये तो नाम ही चीख चीख कर बोल रहा है किस चीज का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। किसी भी देश का जो दूसरे देश है उनके साथ व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उन सब की स्टडी हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर करते हैं। तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। केवल हम अकेली फर्म की बात नहीं करते, सारे देश की, सारे इकोनॉमी की, सारी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं और लोगों के ऊपर उनका क्या प्रभाव है। जल्दी से बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है। इनके अंदर जो अंतर है 6 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। अध्ययन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी, सामूहिकता की मात्रा, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, विभिन्न मान्यताएं, वेरियस अजम्पशंस, केंद्रीय समस्या, सेंट्रल इश्यूज क्या है दोनों के अंदर, व्यष्टि समष्टि विरोधाभास, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, सरकारी हस्तक्षेप अर्थात जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, इंटरफेरेंस है, वो कितना है दोनों के अंदर। सबसे पहले बात की जाए अध्ययन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ द स्टडी, ये आपको पहले से ही पता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप है वो केवल एक इकाई के ऊपर होता है, चाहे वो एक फर्म हो, चाहे वो एक उद्योग हो, चाहे वो एक घर हो। जबकि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका स्कोप सारी अर्थव्यवस्था है, सारा देश है, बड़ी व्यापक क्षेत्र के ऊपर ये काम करता है। दूसरी बात है सामूहिकता की मात्रा। सामूहिकता की मात्रा से हम समझते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो काम करता है किसी एक फर्म की के अंदर उत्पादन और उसके अंदर कीमत निर्धारण, कि एक जो कंपनी है, एक उद्योग है, उसके अंदर उत्पादन कितना हो रहा है और उनकी कीमत का निर्धारण करता है। ये है इसका काम। इसके अंदर सारे देश के अंदर कुल उत्पादन कितना है और सामान्य कीमत का स्तर। ध्यान रखना, इसके अंदर जब हम कीमत की बात करते हैं, एक वस्तु की बात करते हैं, जैसे कार बनाने वाली, कार बनाने का एक उद्योग है, उद्योग समझते हो। उद्योग का अर्थ हुआ कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी फर्म है जो कार बनाती है और कार से रिलेटेड उनके कल पुर्जे हैं, उनकी सर्विसिंग इंडस्ट्री है, वो सब करती है, तो वो आएगा इसके अंदर। तो एक कार का, एक देश के अंदर कार का कितना उत्पादन हुआ और ऑटोमोबाइल, उन कार की कीमत क्या रखी जाए, कैसे रखी जाए, ये सब काम देखते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। ये देखता है सामान्य कीमत। कुछ एक वस्तुएं होती हैं, उन सब की कीमत को हम बोलते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स। दो अलग अलग इंडेक्स है, सूचकांक है, जिनसे हमें कीमत का पता चलता है। तो ये सभी वस्तुओं की कीमत का सामान्य स्तर पता करता है और वो जांच करते हैं। फिर बात आती है विभिन्न मान्यताएं, वेरियस अजम्पशंस। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब हम इसके अंदर काम करते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चर हैं वो स्थिर रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अंदर अपने को क्या काम करना है, कार की कीमत निर्धारण करनी है, या हम कार का कितना उत्पादन कर रहे हैं, कितनी कार बनाएं, उनकी क्या कीमत रखें।
तो हम ये सोच के चलते हैं कि यहाँ वाले जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें बदलाव नहीं आएगा। अब यहाँ ऐसे क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ वेरिएबल होते हैं ब्याज दर की, जो लोन है कार खरीदने के लिए उसकी जो ब्याज दर है वो कम हो गई, ज्यादा हो गई, वो बदलेगी नहीं, वो उतनी है। सरकार की पॉलिसी, सरकार कोई नियम बनाती है, वो नहीं बदलेंगे। जैसे अभी एक नियम आया है बिल्कुल ताजा ताजा कि इंडिया के अंदर BS4 वाली गाड़ियां नहीं चलेगी और सीधा वो गाड़ियां चलेगी जो BS6 मानक के ऊपर खरा उतरती है। तो इसके कारण इसके ऊपर बहुत फर्क आया। जो गाड़ियां बनानी थी BS4 की, वो गाड़ियां बननी बंद हो गई, ये गाड़ियां बनने लगी है, जिस कारण इन गाड़ियों की कीमत भी बढ़ गई है। तो जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, यहाँ पे कुछ भी सिद्धांत बनाते हैं, तो ये जो सारे वेरिएबल्स हैं समष्टि वाले, वो स्थिर रहते हैं। और जब हम यहाँ पर काम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या मान्यताएं हैं कि व्यष्टि वाले चर हैं वो नहीं बदलेंगे। जब हम सामान्य कीमत स्तर जानते हैं, आय का वितरण जानते हैं, रोजगार के बारे में जानते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कि वस्तुओं का उत्पादन भी स्थिर है, वस्तुओं की कीमत भी नहीं बदल रही है। तो ये कुछ अजम्पशंस थी जो दोनों में पाई जाती हैं। उसके बाद आता है केंद्रीय समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो सेंट्रल इशू, मतलब उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कीमत का निर्धारण। कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है उत्पादन का स्तर, कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है, और रोजगार कैसे दिया जाए। ये समष्टि अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या है। दूसरा है व्यष्टि समष्टि विरोधाभास, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अब बात ये आती है कि कुछ तथ्य होते हैं, कुछ हम अजम्पशंस लेते हैं, वो इसके लिए तो ठीक है, इसके लिए गलत है। कुछ बातें यहाँ पर ठीक होती है, वो यहाँ पर गलत होती है। एक ही बात बताएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम एक इकाई का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए हम एक व्यक्ति की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी सैलरी में से सेविंग करता है, बचत करता है, तो यहाँ पर वो बात बहुत अच्छी है। अगर वो बचत कर रहा है मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो जोड़ रहा है और उसके पास कभी आगे जाकर ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था की बात करें और सारे लोग ही बचत करने लग जाएं, कोई खर्च ही ना करे, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। ये व्यक्ति तो यहाँ पे समृद्ध हो रहा है, उसके पास तो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर तो पैसे कम हो रहे हैं। तो जो बात यहाँ पे सही है वो यहाँ पे गलत है। इस बात को हम उल्टी करके भी बोल सकते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर बचत बढ़ रही है, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ये अच्छी बात है, क्योंकि एक कंपनी, एक व्यक्ति, उनकी बचत बढ़ रही है तो वो खुद धनवान हो रहे हैं। इसके बाद लास्ट है अपना सरकारी हस्तक्षेप। ज्यादातर वैसे तो ये डिपेंड करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था है जो इकोनॉमी है वो किस टाइप की है, क्या वो पूंजीवादी है, क्या वो समाजवादी है या मिश्रित है। लेकिन आजकल लगभग जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित हो गई है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सरकारी हस्तक्षेप का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको कार कितनी बनानी है ये आप देखोगे, उन कारों की कीमत क्या रखनी है वो भी आप देखोगे। बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप होता है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होता। जैसे दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयों के ऊपर गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है कि इससे ज्यादा आपको रेट नहीं रखना। तो बहुत कम ऐसे एरिया है जहाँ पर हस्तक्षेप होता है सरकार का। लेकिन यहाँ तो सारा ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट ही देखती है कि हमें प्राइस लेवल कितना रखना है, जो अपनी ब्याज दर है, रेपो रेट है, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार निर्धारित करती है। तो ये जल्दी से हमने अंतर पढ़ा। अभी हमने कहा था या थोड़ी देर पहले पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। लेकिन इतना डिफरेंस होने के बाद भी दोनों के अंदर आत्मनिर्भरता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि किसी वस्तु की, हम कार बनाने की बात कर रहे थे, कार की कीमत क्या रखनी है वो निर्भर करता है सरकार की नीतियों के ऊपर।
और सरकार जो नीतियां बनाती है वो ये देखकर बनाती है कि जो सामान्य कीमत स्तर है, किसी वस्तुओं की जो कीमत है वो कितनी है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, इंटर रिलेटेड है। तो अंतर तो है इनके अंदर, लेकिन फिर भी ये एक आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। उसके बाद आती है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र। 4 हैं। उत्पादक क्षेत्र, जिसे बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, गृहस्थ क्षेत्र, घर का जो होता है हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं, सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, इसके अंदर सरकार आती है, सरकार के काम आते हैं। फिर है शेष विश्व क्षेत्र, अर्थात रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के साथ जो व्यापार होता है, जो लेन देन होता है, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है वो इसके अंदर आती है। प्रोड्यूसर जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, फर्म हो गई, उद्योग हो गए, तो वो इसके अंदर आते हैं। गृहस्थ क्षेत्र मतलब घर के अंदर, या हम दूसरी बात कहें कमाने वाले, जिनको सैलरी मिलती है, जिनको मजदूरी मिलती है, जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जो बचत करते हैं, वो उन सब की आर्थिक क्रियाएं वो आती है गृहस्थ क्षेत्र के अंदर। सरकारी क्षेत्र के अंदर सारी आर्थिक क्रियाएं आती है, जैसे कर लगाना, कर निर्धारण करना, वस्तुओं का उपभोग भी ये करते हैं, नीतियों का निर्धारण भी ये करते हैं। तो इन सब से रिलेटेड जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो सरकारी क्षेत्र में आएगी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व क्षेत्र, मतलब किसी देश का बाकी दुनिया के साथ जो लेन देन है, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो सभी शेष विश्व क्षेत्र के अंदर आती हैं। तो ये 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और इन चारों को आगे हम यूज करेंगे जब हम डिफरेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे तब। ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके बारे में हम क्लास 1 में भी पढ़ चुके हैं। 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी व मिश्रित। जो आजकल देशों में चलती है वो लगभग मिश्रित होती है, जिसके अंदर थोड़े से गुण होते हैं पूंजीवादी के और थोड़े गुण होते हैं समाजवादी के। तो यहाँ पर हम केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे। 3 चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। इस अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या हैं, इस अर्थव्यवस्था के गुण क्या है, और इस इकोनॉमी के दोष क्या है। तो सबसे पहले मैं समराइज कर दूं, निजी संपत्ति, कीमत से अंतर, उद्यम की स्वतंत्रता, प्रतियोगिता तथा सहयोग, लाभ, प्रेरणा, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। निजी संपत्ति का अर्थ है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार होता है, लोग जमीन खरीद सकते हैं, फैक्ट्रियां रख सकते हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती थी उसके अंदर ये जो संपत्ति का अधिकार था वो केवल सरकार के पास होता था। कीमत संयंत्र का अर्थ है वस्तुओं की कीमत ना तो सरकार निर्धारित करती है, ना कोई व्यक्ति निर्धारित करता है, ना कोई फर्म निर्धारित करती है। कीमत का निर्धारण होता है बाजार की शक्तियों से। बाजार में मांग कितनी है और वस्तु की उपलब्धता कितनी है, उस हिसाब से कीमत का निर्धारण अपने आप हो जाता है। अगर वस्तु की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, मांग कम है, तो वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। और मान लीजिए कि वस्तु की मांग तो बहुत ज्यादा है लेकिन वस्तु है ही नहीं, मिल कम रही है, तो उसका जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। जैसा बिल्कुल अभी हुआ था मास्क और सैनिटाइजर में। लॉकडाउन से जब शुरू हुआ था तो मास्क और सैनिटाइजर दुकानों पे कम हो गए थे, इसलिए उनकी कीमत क्या है, ऊपर बढ़ गई थी। तीसरा है उद्यम की स्वतंत्रता, अर्थात आप जो कोई भी उद्यम लगाना चाहे, जिस वस्तु का उत्पादन करना चाहे, जितना आप चाहें उतना उत्पादन कर सकते हैं। आपको सरकार मना नहीं करेगी, कोई मना नहीं करेगा। आपकी अपनी इच्छा है कि आप ये वस्तु बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, सारे निर्णय उद्यमी खुद लेते हैं। प्रतियोगिता तथा सहयोग, कंपटीशन होता है और साथ में सहयोग भी होता है, सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को। कंपटीशन क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और एक ही तरह की वस्तु का उत्पादन बहुत सारी कंपनियां करती है। जैसे अगर हम बात करें बेदिंग सोप यानी कि नहाने के साबुन की बात करें, तो एक जैसा साबुन निरमा का भी होगा, लक्स का भी आपने देखा होगा, संतूर भी देखा है, लाइफबॉय भी, डेटॉल भी, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उनके बीच में कंपटीशन है। इससे क्या होता है कि प्राइस कम आ जाते हैं और
सहयोग कैसे होता है, जितने भी मजदूर हैं और मशीनें हैं वो सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, आपस में कंपनियां भी करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को नहाने की साबुन की जगह कोई जेल आ जाए नहाने के लिए, तो साबुन वाली कंपनियां चाहेंगी कि साबुन बिकती रहे, तो वो ऐसे समय पर एक दूसरे का सहयोग भी करती है। उसके बाद है लाभ प्रेरणा। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जब भी कोई उत्पादन करता है उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है लाभ कमाना। इस कारण वह जितने भी जो आपके साधन हैं उनका कुशलतम उपयोग करता है। सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है क्योंकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, उत्पादन के लिए स्वतंत्रता है, सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम होता है। एक आध पॉइंट और है, जैसे कि उपभोक्ता है वो सबसे ऊपर माना जाता है, उसी के हिसाब से उत्पादन किया जाता है, उसी के हिसाब से वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब बात आती है गुण की। वस्तुओं व सेवाओं में विविधता। आप एक प्रोड्यूसर हो, उत्पादक हो, आप देखना चाहोगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, आप उसी हिसाब से वस्तुएं बनाते हैं, उसी हिसाब से सेवाएं देते हैं। टूथपेस्ट है, आप देखिए आपको हर्बल भी मिलती है, आयुर्वेदिक भी, लाल रंग की भी, सफेद रंग की भी, जेल वाली भी, हर तरह की है बहुत। इस कारण एक जो वस्तु है उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। साधनों का उचित उपयोग, ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था के अंदर मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। तो जो आपके संसाधन हैं उनका कुशलतम अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाता है कि कोई वस्तु खाली ना पड़ी रहे या किसी का कम उपयोग ना हो। काम की प्रेरणा, सब इसके लिए ललायत रहते कि हम ज्यादा काम करें, क्योंकि जितना अधिक काम करेंगे उतना ही अधिक वो लाभ कमा पाएंगे। तो काम की प्रेरणा है क्या, वो आपके अंदर से आती है। जीवन स्तर में वृद्धि, बहुत सारी वस्तुएं बनती है, बहुत सारे उत्पादक है, इस कारण जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत कम होती है, ज्यादा लोग खरीद पाते हैं, उनके जीवन के स्तर में वृद्धि होती है। ऐसी जो अर्थव्यवस्था है वो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लोचशीलता होती है। अगर आप कुछ कल को बदलना चाहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट नहीं दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो आपके पास स्वतंत्रता है। अगर आपको चाहता है कि मैं बाजार से कम कीमत पे बेचूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो लोचशीलता है, आप कभी भी कुछ भी इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि इसके दोष क्या है। सबसे बड़ा दोष है इसका आय तथा धन का असमान वितरण। क्योंकि जो मालिक होते हैं वो ज्यादा कमाना चाहते हैं, और जो श्रमिक होता है उसका वो शोषण करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कमाई से मतलब है। तो वो तो ज्यादा अमीर हो जाते हैं, और जो गरीब लोग थे वो ज्यादा गरीब होते जाते हैं। तो जो धन है, मान लीजिए एक फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कमाई हो रही है, तो वो ज्यादातर कमाई जो है वो उसका मालिक ले जाएगा, उद्यमी ले जाएगा। बाकी जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी हिस्से हो सकता है इतना पैसा ना आए। वर्ग संघर्ष, जो हमने ऊपर वाले पॉइंट में बात की कि समाज दो वर्गों में बंट जाता है। एक तो जो धनी हो जाते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है, वो एक वो लोग जिनके पास उतना पैसा नहीं आ पाता। तो इनका आपस में कभी न कभी संघर्ष होता है, विवाद होता रहता है। श्रमिक का शोषण होता है, क्योंकि ये हमने यहाँ पढ़ा था लाभ प्रेरणा। इस अर्थव्यवस्था के अंदर से ज्यादा काम करवाना चाहते हैं, उसे कम से कम पैसे देकर, इस कारण उसका शोषण होता है। अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता, इसके अंदर आप अपना, क्योंकि हमने यहाँ क्या कहा था, वस्तुओं और सेवाओं की विविधता होती है, और इस कारण बहुत सारी वस्तुएं बनती है एक ही तरह की। जो एक तरह की वस्तुएं बनती है, अब उनको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, विज्ञापन देने पड़ते हैं अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर। तो ये जो प्रतियोगिता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। एक 30 सेकंड का जो विज्ञापन आप देखते हैं, आप कभी ध्यान से देखना, टीवी के ऊपर जो विज्ञापन आते हैं, एड्स आती हैं, वो 10, 15, 20, 30 सेकंड, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, उनके भी लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रतियोगिता होती है इसमें बहुत खर्चा होता है, और ये अपव्ययपूर्ण है।